बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिज़वी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 1 जून है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर। आपके जहनों में बहुत सारे सवालात होंगे कि क्या अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई डील पॉसिबल है या फिर से कोई जंग एक्सपेक्ट की जानी चाहिए कि अमेरिका, ईरान और इसराइल के दरमियान अचानक से फिर से कोई जंग स्टार्ट हो जाएगी, या इन्हीं हालात के साथ दुनिया जो है वो रहना सीख जाएगी या सीख रही है। आपको याद होगा कि जब रूस और यूक्रेन जंग स्टार्ट हुई तो इसी तरह की बातें की जा रही थी, इसी तरह की खबरें गर्दिश कर रही थी, इसी तरह की महंगाई का सामना था यूरोप को, और इस तरह की बातें की जा रही थी कि नहीं जी, यूरोप का गुजारा रशिया की एनर्जी के बगैर यूरोप जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। लेकिन आज आप देख रहे होंगे कि 4 साल से ज़्यादा हो गए कि रूस और यूक्रेन जंग जारी है। यूरोप के अंदर महंगाई अभी भी है। यूरोप ने ऑल्टरनेट्स ढूंढ लिए हैं और यूरोप ने इस महंगाई के साथ यूं कह लें कि रहना सीख लिया है। तो क्या हम भी इस महंगाई के साथ रहना सीख रहे हैं? ये जो 400 रुपये लीटर से ज़ायद वाली महंगाई है, क्या हम इसके साथ रहना सीख जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता? और क्या ऑल्टरनेट्स जो है वो दुनिया ढूंढना स्टार्ट कर देगी? तो मैं आपको बता दूं कि ये पॉसिबल नहीं है। आबनाए हुर्मुज़ का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। इवन कि रशिया की एनर्जी का ऑल्टरनेट भी आबनाए हुर्मुज़ है, मशरिक़ वस्ता है। तो आबनाए हुर्मुज़ का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। जाहिर है कि कुदरती तौर पर यहाँ पर जो गैस फील्ड्स हैं, जो ऑयल फील्ड्स हैं, उनको उठाकर कहीं और तो मुंतकिल नहीं किया जा सकता। हाँ, गैस के लिए पाइपलाइंस बिछाई जा सकती हैं, ऑयल के लिए कोई ऑल्टरनेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिछाया जा सकता है, लेकिन ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। दिहाइयाँ लग जाएंगी इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिछाने में, इन पाइपलाइंस को बिछाने में, फिर वो जो रूट है उसको डाइवर्ट करने में। यूएई इस तरह की बातें कर रहा है, फिर सऊदी अरेबिया की भी इस तरह की कोई पाइपलाइंस हैं जो रेड सी से जाकर कनेक्ट होती हैं, लेकिन ये पूरा आबनाए हुर्मुज़ का ऑल्टरनेट नहीं होगा। और मैंने आपको बताया कि दिहाइयाँ लग जाएंगी इस तरह का जो ऑल्टरनेट है वो ढूंढने के लिए। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आबनाए हुर्मुज़ का कोई ऑल्टरनेट ढूंढ लिया जाएगा या दुनिया इस महंगाई के साथ रहना सीख जाएगी। ये महंगाई, ये क्राइसिस जो है वो बढ़ेंगे, वक्त के साथ ये क्राइसिस बढ़ेंगे अगर सूरत हाल इसी तरह रहती है। फिर अमेरिका जो है वो अपना नाका पूरी ज़िंदगी तो यहाँ पर लगा कर खड़ा नहीं हो सकता ना। तो ये ऑप्शन नहीं है कि जनाब इसी सूरत हाल के साथ जो है वो इस तरह की बातें की जा रही हैं। कुछ इस तरह के तबसरे और तज्ज़िये हैं कि जनाब इस तरह की सूरत हाल जो है वो महीनों या सालों भी जा सकती है। ये जंग, रूस और यूक्रेन जंग की तरह ये जो क्राइसिस हैं वो सालों भी लटक सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि सालों इन क्राइसिस को दुनिया जो है वो बर्दाश्त कर सकेगी, या अमेरिका सालों इस नाके को बर्दाश्त कर सकेगा, ऐसा नहीं होगा। ये जो डिसीजन है ईरान और अमेरिका जंग का या ईरान और अमेरिका मुज़ाकरात का, ये डिसीजन यूं कह लें कि दिनों में नहीं तो हफ्तों में ये डिसाइड करना पड़ेगा अमेरिका को भी और ईरान को भी कि क्या ये डील करेंगे या ये जंग की तरफ वापस जाएंगे। तो ये सवाल जो है वो ना सिर्फ आप पूछ रहे हैं, ना सिर्फ मशरिक़ वस्ता, ना सिर्फ यूरोप, बल्कि अमरीकियों का भी यही सवाल है। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस सवाल का जवाब दिया अपने ट्रूथ सोशल के ऊपर एक पोस्ट पर, कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। और डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान वाकई एक मुआहिदा करना चाहता है, और ये ऐसा मुआहिदा होगा जो अमेरिका और हमारे साथ खड़े लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। अब अमेरिका के साथ आपको मालूम है कि या तो इसराइल खड़ा है या अरब के चंद ममालिक खड़े हैं, 5 ममालिक जिनका नाम डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से लिया जाता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मुआहिदा हमारे साथ खड़े लोगों के लिए अच्छा होगा। लेकिन क्या डेमोक्रेट्स, बतौर तंजिया इसने डेमोक्रेट्स कहा, ये डेमोक्रेट्स कहता है कि ये डम है जो डेमोक्रेट्स हैं। तो इसने कहा कि लेकिन डेमोक्रेट्स और बाज बज़ाहिर गैर मुहिब्बे वतन रिपब्लिकन्स ये नहीं समझते कि मेरे लिए अपना काम सही तरीके से करना और मुज़ाकरात करना उस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है जब सियासी शोबदाबाजी मुसलसल और बेमिसाल हद तक मनफी तबसरे करते रहते हैं जो सियासी शोबदाबाज हैं। तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा कि नेगोशिएशंस या मुज़ाकरात के अमल को लेकर तो ये डेमोक्रेट्स जो हैं उनको हदफ़े तनकीद बनाया गया डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि मुझे तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए या आहिस्ता चलना चाहिए, या जंग करनी चाहिए या जंग नहीं करनी चाहिए, वगैरह वगैरह। इस तरह के जो तबसरे और तज्ज़िये हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल में डाल देते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इत्मीनान से बैठें और पुरसकून रहें, आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। हमेशा ऐसा ही होता है
لیکن ہمیشہ جناب ایران نہیں ہوتا، یہ وینیزویلا نہیں ہے بلکہ یہ ایران ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ ایران کے خلاف جنگ لڑ کر یا پھر اسرائیل کے جھانسے میں آ کر یا ایران سے پنگا لے کر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ ہمیشہ والی کہانی جو ہے وہ یہاں پر نہ امپلیمنٹ کر سکا ڈونلڈ ٹرمپ، نہ مذاکرات کی میز پر ہمیشہ والی کہانی ڈونلڈ ٹرمپ امپلیمنٹ نہیں کر سکے گا۔ یہ اپنے آپ کو تسلیاں دے رہا ہے کہ جناب سب کچھ اچھا ہوگا، حالانکہ پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے، امریکیوں کو نظر آ رہا ہے، پوری دنیا امریکہ کی شکست کا تماشا دیکھ چکی ہے، میدان جنگ کے اندر بھی اور سفارتی میدان کے اندر بھی پوری دنیا امریکہ کی شکست کا تماشا دیکھ رہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیموکریٹس کو ہدف تنقید بنا رہا ہے کہ جناب یہ مجھے کنفیوز کر رہے ہیں، اس لیے میں مذاکرات کو لے کر بھی کافی زیادہ مشکل کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے، کیونکہ اس طرح کے تبصرے اور تجزیے کرتے ہیں کہ جنگ لڑنی چاہیے مجھے، یا مذاکرات کرنے چاہیے، یا مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے پتہ ہے مجھے کیا کرنا چاہیے، اطمینان سے بیٹھیں اور مذاکرات کو دیکھتے رہیں۔ اچھی ڈیل ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہوگی، اور میں آپ کو بتا دوں کہ ڈیل کو لے کر کچھ خبریں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں۔ ڈیل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو مسودہ امریکہ اور ایران کے درمیان جس مسودے پر بات کی جا رہی ہے اس میں 2 مہینے کی جنگ بندی کا معاملہ ہے، ابنائے ہرمز کھولنے کا معاملہ ہے، امریکہ کا جو ناکہ ہے وہ ختم کرنے کا معاملہ ہے، پھر ایران کی افزودہ یورینیم یا پھر جو نیوکلیئر ڈسٹ ہے اس کا معاملہ ہے، پھر ایران کے جو نیوکلیئر پروگرام ہے یا انریچمنٹ ہے کتنے % تک ہونی چاہیے، 0% تک ہونی چاہیے یا 3-4% تک ایران کو اجازت ملنی چاہیے انٹرنیشنل قوانین کے اکارڈنگ، وہ نقطہ جو ہے اس پر بات کی جا رہی ہے۔ پھر لبنان کے اندر جو جنگ بندی ہے اس کے نقطے پر بات کی جا رہی ہے۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ نے تو یہ کہہ دیا تھا کہ میں اپنا ناکہ بھی ختم کر رہا ہوں اور معاملات جو ہیں وہ تقریباً ایران کے ساتھ معاملات طے پانے والے ہیں، لیکن ایران کی جانب سے ابنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ چھوڑنے پر ایران تیار نہیں ہے، بلکہ ایران کی جانب سے میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی 20 سے زیادہ جو کشتیاں ہیں وہ ابنائے ہرمز سے گزری ہیں، ایران کے نظام سے گزری ہیں، ٹیکس دے کر گزری ہیں۔ تو ایران جو ہے وہ ابنائے ہرمز کا کنٹرول ایران نہیں چھوڑنا چاہتا، اور امریکہ کے صدر یہ چاہتے ہیں کہ ایران ابنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دے۔ اچھا، اب امریکہ کی جانب سے کچھ لچک دکھائی گئی ہے، امریکہ ایران کے اوپر سے سینکشنز ہٹانے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہے، امریکہ ایران کے جو سیزڈ ایسٹس ہیں وہ ریلیز کرنے کے لیے بھی امریکہ تیار ہو گیا ہے، ایون کہ لبنان کے اندر جو جنگ بندی ہے یا پھر نیتن یاہو کو سمجھانے کے لیے بھی امریکہ تیار ہو گیا، نہ صرف تیار ہو گیا بلکہ کچھ خبروں کے مطابق امریکہ کی جانب سے نیتن یاہو کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو لبنان کے اوپر جو بمباری ہے یا بیروت کے اوپر جو بمباری ہے یا جو صدرن لبنان کے اندر جو پیش قدمی ہے اسرائیلی فوجیوں کی، اس کو روکنے کا کہا گیا ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو کو۔ لیکن نیتن یاہو، میں آپ کو بتا دوں کہ مارکو روبیو کے اس بیان کے بعد نیتن یاہو کا یہ بیان سامنے آیا، اس نے اپنی افواج کو کہا کہ آپ یلو لائن سے بھی آگے نکل جائیں، بیروت کے اوپر بمباری کریں۔ نہ صرف بیان سامنے آیا بلکہ اسرائیل کی جانب سے لبنان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، صدرن لبنان کے اندر اسرائیل کے فوجی آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں، حزب اللہ کی جانب سے ریزسٹنس ہے، حزب اللہ کی جانب سے اسرائیلی فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے، پھر اسرائیل کے اوپر راکٹس بھی فائر کیے گئے ہیں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران حزب اللہ کی جانب سے۔ تو اب امریکہ جو ہے وہ کچھ نکات پر لچک دکھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لبنان کے اندر جنگ بندی کو لے کر، پھر جو سینکشنز ہیں وہ ایران کے اوپر سے ہٹانے کو لے کر بھی امریکہ لچک دکھانے کے لیے تیار ہو گیا ہے، لیکن بدلے میں امریکہ یہ چاہتا ہے کہ ایران ابنائے ہرمز کا جو کنٹرول ہے وہ چھوڑ دے، اور یہ قدرتی آبی گزرگاہ ہے تو اس کو قدرتی آبی گزرگاہ ہی رہنے دیا جائے۔ یہ جو ٹول ٹیکس والی کہانی ہے یہ امریکہ چاہتا ہے کہ ایران اس سے پیچھے ہٹ جائے، بدلے میں ایران پر سے سینکشنز بھی امریکہ ہٹا دے گا، ایران کے جو ایسٹس ہیں وہ بھی امریکہ کی جانب سے ریلیز کر دیے جائیں گے، ایون کہ لبنان کے اندر جنگ بھی بند کر دی جائے گی امریکہ کی جانب سے، ایران کو یہ گارنٹی بھی دی جائے گی۔ تو کیا اس کے بدلے میں ایران ابنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دے گا یا ایران کو ابنائے ہرمز کا کنٹرول چھوڑ دینا چاہیے؟ یہ ابھی بھی بہت بڑا سوال ہے جس پر پاکستان سمیت دیگر جو عرب کنٹریز ہیں ان کی جانب سے بہت زیادہ کام کیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہوں گے نیشنل میڈیا کے اوپر کہ کایا کلاس، یہ یورپین یونین کی فورن پالیسی چیف ہیں جو اسلام آباد پہنچی اور اسحاق ڈار سے انہوں نے ملاقات کی ہے، اور فورن آفس کے اندر بریفنگ دیتے ہوئے پاکستان کی جو میڈیشن ہے اس کو بھی کایا کلاس کی جانب سے
सराहा गया और किस तरह की गुफ्तगू की है यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ ने और किस उम्मीद का इजहार किया, ये गुफ्तगू सुनिए, उसके बाद बात करते हैं। Today exchanged views on pressing global developments, including in the Middle East. Pakistan has been the main mediator between the United States and Iran. Your diplomatic efforts have helped to prevent a return to full-blown war on several occasions. And these efforts are much recognized and appreciated across Europe. With your support, there is now a tenuous diplomatic opening to extend the ceasefire and reopen the Strait of Hormuz. Yet, any temporary understanding between US and Iran must be followed by deeper talks about Tehran's nuclear stockpile and other critical issues. Lasting stability will require more encompassing solutions. European Union is ready to contribute to a sustainable and peaceful solution. We bring economic leverage, hard-won nuclear expertise, long-standing relationships with partners across the Gulf, and direct engagement with Iran itself. I see a concrete role for the EU in helping to make any eventual agreement durable, whether through maritime operations, economic incentives that support long-term stability, or other issues. गुफ्तगू आपने सुनी यूरोपियन यूनियन की फॉरेन पॉलिसी चीफ काया कलास ने इसहाक डार के साथ खड़े होकर किस तरह की गुफ्तगू की है। पाकिस्तान की मीडिएशन को सराहा गया है और काया कलास की जानिब से ये भी कहा गया कि जब जब ईरान और अमेरिका फिर से जंग की तरफ आने लगे तो पाकिस्तान ने किरदार अदा किया। अब भी मैं आपको बता दूं कि आज की खबर है कि अमेरिका की जानिब से फिर से ईरान के कुछ आइलैंड्स के ऊपर हमले किए गए हैं। जवाब में ईरान ने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया। ना सिर्फ एक ड्रोन बल्कि मैं एक रिपोर्ट आपको बता दूं, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ये बता रही है कि इस जंग के दौरान ईरान ने 30 से ज़्यादा जो अमेरिका के ड्रोन्स हैं MQ-9 या MQ-1 जो ड्रोन्स हैं अमेरिका के, वो 30 से ज़्यादा ईरान की जानिब से गिराए गए हैं इस जंग के दौरान। ये पेंटागन के जो टोटल ड्रोन्स हैं उनका 20% बनते हैं। ये 30 से ज़्यादा जो ड्रोन्स ईरान की जानिब से गिराए गए हैं। $1 बिलियन का नुकसान सिर्फ ये ड्रोन्स की मद में अमेरिका को उठाना पड़ा है इस जंग के दौरान। और अब भी ईरान की जानिब से जो अमेरिका के हमले रिपोर्ट हुए हैं, ईरान के आइलैंड्स को अमेरिका की जानिब से टारगेट किया गया, तो ईरान ने इसका जवाब ना सिर्फ अमेरिका का ड्रोन मार कर दिया बल्कि कुवैत के ऊपर भी ईरान की जानिब से हमले किए गए हैं। और जवाब में कुवैत समेत जो दीगर अरब कंट्रीज हैं उन्होंने ईरान के हमलों की मजम्मत की है कुवैत के ऊपर जो ईरान के हमले हैं। लेकिन ईरान ने इसको सेल्फ डिफेंस करार देते हुए ये कहा कि जब जब अमेरिका की जानिब से जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो अमेरिका के अड्डे जो रीजनल कंट्रीज के अंदर अमेरिका के अड्डे हैं वो म्यूज़िक फेस करेंगे। कुवैत के अंदर जो अमेरिका का अड्डा है उसने आज म्यूज़िक फेस किया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि साथ ही अरब कंट्रीज़ की जानिब से जो लबनान के अंदर जंग बंदी माहदे की खिलाफ वर्जी कह लें या इसराइल की बमबारी कह लें, इस पर अरब कंट्रीज़ की जानिब से, फिर ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं इनकी जानिब से भी बहुत ज़्यादा रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है कि ये जो लबनान के अंदर बमबारी है, ये जो इसराइल इस जंग बंदी की सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो इसराइल की जानिब से की जा रही है, तो अमेरिका को इसराइल को भी समझाना चाहिए और अमेरिका को ये जो अपनी हरकतें हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका की जानिब से ना सिर्फ ये आइलैंड्स को टारगेट किया गया बल्कि इससे कबल आपको मालूम होगा कि 2-4 दिन पहले सदरन ईरान को भी अमेरिका की जानिब से टारगेट किया जा रहा था। बहरहाल ईरान हर अमेरिका की वायलेशन का जो जवाब है वो दिया जा रहा है, ईरान की जानिब से हर वायलेशन का जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से भी ये जो काया कलास हैं ये मुलाकात कर रही हैं। वीडियो में आपको दिखा रहा हूँ, रीसेंट खबर है, अभी काया कलास की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ के साथ। और ना सिर्फ पाकिस्तान, अरब कंट्रीज़ बल्कि यूरोपियन कंट्रीज़ भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि ये जो मामला है ये जंग की जानिब ना जाए बल्कि नेगोशिएशंस की टेबल पर इस मामले को हल हो जाना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि जिस तेज़ी के साथ अमेरिका लचक दिखा रहा है, या फिर यूं कह लें कि जिस तेज़ी के साथ डोनाल्ड ट्रंप का सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है, तो डील बहुत जल्द एक्सपेक्ट करनी चाहिए। लेकिन एक फैक्टर हमें नहीं भूलना चाहिए और वो फैक्टर है इसराइल का फैक्टर, जो एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा ये अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेल चुका है। तो इसके लिए तीसरी मरतबा भी अमेरिका को इस जंग के अंदर धकेलना कोई मुश्किल बात नहीं होगी नेतन्याहू के लिए। मैं नज़र रखूंगा, आपको अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।